नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र की पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने नया अध्याय शुरू किया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 32। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पे बोला गया है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत पहला क्या है? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच है। एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि उस विवाद में कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। ठीक है, ये बोला गया है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? ठीक है, देख लेते हैं कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शन दिया गया है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। ये भी सही बात है, ये भी प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं। ये संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर जो है उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता नहीं आती है, ये गलत है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। ठीक है, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी नहीं आता है। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये जो है प्रारंभिक अधिकारिता में आता है। तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ठीक है, 1 और 4 राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, ये गलत होगा। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कथन सही नहीं है। वह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही बात है। यह भारत के नहीं, प्रश्न के अनुसार पूछा कौन सा नहीं है, तो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारता रखता है, ये सही बात है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है, ये भी सही बात है। तो ए राइट आंसर है। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है, हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य शक्ति नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिर्फ रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन पर। उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत जो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे ये बोला गया है कि कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। 28 जनवरी 1950 से जो है कार्य करना शुरू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। ये ध्यान रखेंगे, ये भी सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत बात है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो कोर्ट मार्शल होता है सैनिक आर्मी में चलते हैं, ठीक है, उसकी भी सुनवाई कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो सी गलत आंसर होगा, मतलब सी, सॉरी, सी प्रश्न के अनुसार नहीं पूछा है तो सी राइट आंसर होगा। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि, हाँ, यहाँ पे ये बोला गया कि अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है। इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, ये गलत है। इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये राइट आंसर होगा। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। किसी भी न्यायालय में चेतावनी नहीं दे सकते, जो है चुनौती नहीं दे सकते अगर सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय दे देता है, इसे अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। अब प्रश्न संख्या 37। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे और किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। यहाँ पे ये बोला गया है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। केवल उच्च न्यायालयों को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को, ये दोनों ही जो है अभिलेख न्यायालय होते हैं। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 38। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई हुई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। यहाँ पे ये बोला गया जो उच्चतम न्यायालय है वो सुनवाई कहाँ करता है, नई दिल्ली पे, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। किसके अनुमोदन पर, राष्ट्रपति जी के अनुमोदन पर। ठीक है, अगर राष्ट्रपति जी अनुमोदन करते हैं तो उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है। वैसे साधारणतः नई दिल्ली में करता है, ये बोला गया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानीय स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती वाद है, 1973 की बात है। ठीक है, 1973 में आया था। जो है केशवानंद भारती वाद ने संविधान के जो है मूल ढांचे के बारे में जो है विवेचना की थी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो केशवानंद भारती वाद की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ऊपर में से कोई नहीं, डी होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि केशवानंद भारती वाद 1973 में आया था, जिसने संविधान के मूल ढांचे की बात की थी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 41। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है। तो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 245, नहीं सॉरी 245 नहीं होगा, 227। 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारी को हनन पर रिट जारी कर सकता है, और 226 में जो है उच्च न्यायालय मूल अधिकारियों के हनन पर रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ए राइट आंसर होगा। 1 2 3। अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय
की रिट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 42। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है तो न्यायिक व्याख्या। ठीक है, संविधान की जो मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है वो है न्यायिक व्याख्या, क्योंकि जो भी मूल संविधान बनता है, संरचना बनती है, वो न्यायिक व्याख्या से बनती है। देखेंगे, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में किया गया, जो 1980 में आया। ठीक है, उसने जो है केशवानंद भारतीवाद 1973 जो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था उसकी व्याख्या की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 43। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो ये गोलकनाथ केस में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? गोलकनाथ केस में बनी, जो ठीक है 1967 में आया था, 1967 में। ठीक है, इसने जो है मूल अधिकारों को जो है वाद योग्य होने की बात कही थी, जिसे बाद में केशवानंद भारतीवाद ने मना कर दिया था। ठीक है, देख लेंगे। केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था, और उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश की कौन थी? गोलकनाथ बनाम राज्य 1967। यानी पहले जो है केशवानंद भारतीवाद थी, लेकिन ऑप्शन में जो है केशवानंद भारतीवाद नहीं है, इसलिए जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ठीक है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में ये बात कही गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 45। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ठीक है, पहला इंदिरा साहनी वाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है चिकनी परत क्रीमी लेयर की बात की थी इंदिरा साहनी वाद ने। ठीक है, विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण की बात की थी, ये भी सही बात है, ए भी सही है, बी भी सही है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14 से 1921 पर परस्पर अपवर्जी नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। बेला बनर्जीवाद जो है ये गलत है, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर यही होगा, बाकी सब गलत। ठीक है, डी राइट आंसर होगा, तो ये सही मैच नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनकावादीवाद में ही माना गया था, ये ध्यान रखेंगे। ये विकास एवं नियोजन अधिनियम से संबंधित था 1948 में। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ऐसा नहीं है, यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत बात है। यह केवल परामर्श संबंधी और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्रीय अधिकार रखता है, डी राइट आंसर होगा। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है उच्चतम न्यायालय।
यानी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 के साथ पढ़ना, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ पढ़ना एक अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये राइट आंसर होगा। देखेंगे अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के सिविल दंडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवन प्रश्न अंतर्विलित है, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। ठीक है, ये बोला गया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 48, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके। ठीक है, जो है संविधान से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के पास ला सकते हैं। किस कारण से? प्रारंभिक क्षेत्रागत अधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ये ध्यान रखें, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 49, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है 142 के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुधारात्मक याचिका जो तो उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? अनुच्छेद 142, 142, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 50, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137, ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 137। आगे देखेंगे 51, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्वलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्वलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय आदेश के पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्वलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं है। तो बी राइट आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 52, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? पहला है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ये बिल्कुल सही बात है, इसे पुनर्वलोकन कहते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 53, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? ठीक है, ये बोला गया है कि संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध, निर्बंधन तथा अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते।
निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में। पहला है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों की किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत बात होगी। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी राइट आंसर हुआ। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित जो कानून है उनके बाध्य नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 54, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? अभी ये बोला गया कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। तो न्यायिक पुनरीक्षण उसका मतलब ये है कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार है। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। तो आज हमने ये क्वेश्चन करे कुछ उच्चतम न्यायालय के से संबंधित प्रीवियस में आए हुए। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो रह गए हैं क्वेश्चन वो करेंगे। आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, धन्यवाद।